गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। ये भी मुझे ही बोलना पड़ता है। पिछले क्लास में क्या पढ़े थे हम लोग? फॉक्सट्रो ही ना पढ़ेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम थोड़ी पढ़ेंगे। फॉक्सट्रो में क्या पढ़े थे, टॉपिक बताओ। सर how to use at a time 2 and 3 and 4 5 more than 1 5 यही पढ़े थे। ओके। सेलेक्ट केस का यूज करना था जिसमें से इन जीरोस। ठीक है, तो ऐसा करते हैं हम लोग स्टार्ट करते हैं और थोड़ा सा पहले से स्टार्ट करेंगे। सर राकेश Yes, मीटिंग में है sir. सर। हाँ, ज्वाइन करा दिए उसको। जॉइन हो गया सर कुछ फंक्शन में भी बचा हुआ था ना सर? ना, सर अर्थमेटिक सर वो कमांड सर सम और सिर्फ वो बार बार लिखने वाला, जैसे 5-6 बार लिखना है तो एक बार यूज करके क्या था करना। फंक्शन में हम लोग जो देखे थे पीवी और फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू सब देख लेते ना, एमपीवी और ये सब। अर्थमेटिक वो अर्थमेटिक कमांड मैथमेटिकल कमांड कमांड, मैथमेटिकल कमांड छुटा हुआ था। तो हमको याद है, हम सब करा दिए हैं, एक बार देख लेते हैं, बताना हमको। 3-4 कमांड है सर। ओके सर, नेक्स्ट क्लास में सर। अभी देख लेते हैं ना, क्या नेक्स्ट क्लास में। यस सर। ओके सर। एक रिप्लिकेट था जिसको सर करना होता था, जिसमें 5 बार 10 बार एक ही चीज को लिख सकते थे। हाँ नहीं, रेप्लिकेट कमांड तो नहीं है यहाँ पे, जो हम लोग जो यूज किए हैं जो वो दिखा रहे हैं। बुक में देखे थे सर। तो मैथमेटिकल कमांड थोड़ी है। तो ये हमारा मैथमेटिकल कमांड है, ठीक है, जिसमें कि एवरेज था और एवरेज निकाले थे हम लोग। तो एवरेज के पहले सम था। यस सर। सर पीडीएफ से हो गया था सर, हम ऐसे बुक में देखे थे सर। ट्रिम करना सर,
राइट ट्रिम करना, हाँ लेफ्ट तो ट्रिम वो करना, ये सब मैथमेटिक्स फंक्शन वो होता है। वो मैथमेटिक्स कमांड नहीं है। फंक्शन हाँ वो फंक्शन है ढेर सर। सारा 4-5 पन्ना खाली फंक्शन नहीं है, तो बुक से तुम यस लोग देख लेना। ठीक है, एक एक फंक्शन सर। कहाँ से हो पाएगा, समझ रहे हो? पूरा का पूरा फॉक्स प्रो लाइब्रेरी फंक्शन, एक एक फंक्शन का पढ़ाई थोड़ी होता है। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट ओके फंक्शन सर। होता है जो यूज करना है उसके बारे में हम बताएंगे तुमको। ठीक है, सैकड़ों फंक्शन है, वहाँ कहाँ से हो पाएगा? सर सर ट्रिम के बारे में बता दीजिएगा सर। ट्रिम करने का मतलब होता है कि हम किसी चीज लेफ्ट को, राइट से कट कर। किसी टेक्स्ट को, किसी कैरेक्टर को कट कैसे करें, कैसे हम लोग कट करते हैं। तो लेफ्ट से ट्रिम करते हैं, राइट से ट्रिम करते हैं, या सिर्फ ट्रिम करते हैं कि जिसमें लीडिंग और पहले वाला और बाद वाला जो स्पेस है वो हट जाए मेरा। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं ट्रिम करना। ट्रिम करना मतलब कि उसके आगे और पीछे से स्पेस काट के हटा देना, आगे पीछे से स्पेस काट के हटा देना। हम फॉक्स को खोलेंगे तो हम करके दिखा देंगे तुमको। ये बताओ, ये सब कर चुके हैं कि नहीं हम लोग? ये सर सम नहीं हुआ है इसमें सर, सम ओनली, सम के ये नीचे नहीं हुआ है। सब नहीं हुआ है। यस ओके, सर, यहाँ से नहीं चलो हुआ है। इसी को देखते हैं पहले। सम, ओके सर, थैंक यू सर। जो सम है, दिस कमांड totals all the specified numeric fields of the current database। ये क्या करता है कि अगर हम लिखते हैं सम, तो ये क्या करेगा कि हमारे डेटाबेस में जितने भी न्यूमेरिकल टाइप ऑफ फील्ड होंगे वो सारे रिकॉर्ड को जोड़ देगा, चाहे वो रोल नंबर हो, आईडी हो, फोन नंबर हो, पिन हो, मतलब वैसा फील्ड जिसका जोड़ने से, जिसका टोटल हमारे किसी काम का नहीं है ना? और 10 लोग का फोन नंबर जोड़ के हमको क्या मिलेगा, है ना? 10 लोग का कुछ नहीं पिन कोड सर। जोड़ के वो क्या मिलेगा? लेकिन सम कमांड जो है, ये अगर एक्सप्रेशन लिस्ट हम ना दें, सिर्फ सम लिख के एंटर कर दें, तो क्या करेगा कि जो जो न्यूमेरिक फील्ड है सबको जोड़ देगा। ठीक, अगर एक्सप्रेशन लिस्ट दे देते हैं तो एक्सप्रेशन लिस्ट में हम क्या देंगे कि हम इसमें देंगे कि भाई हमको बेसिक टीए और डीए यही जोड़ना है। सिर्फ सारा बेसिक को जोड़ देगा, सारा टीए को जोड़ेगा, सारा डीए को जोड़ देगा। ठीक है, स्कोप में जब हम बात करते हैं तो ऑल का बात करते हैं, डिस्प्ले ऑल, डिस्प्ले नेक्स्ट 5 रिकॉर्ड, है ना? डिस्प्ले यस सर, रेट, यस सर। स्कोप हो गया। फॉर क्लॉज एंड वाइल क्लॉज, फॉर क्लॉज और वाइल क्लॉज में क्या अंतर है? फॉर सिक्वेंशियल एक्सेस में काम करेगा, जहाँ की वाइल इंडेक्स सिक्वेंशियल में काम करेगा। दोनों एक ही चीज है। अगर हम मान लो कुछ हम सम कर किए तो सम हमको दिख जाएगा नीचे, हमको वो सम हाथ में नहीं मिलेगा काम करने के लिए, इसको स्टोर करने के लिए, उसको प्रोसेस करने के लिए, उसको फिर से गुना भाग करने के लिए हमको नहीं मिलेगा। सम लिखेंगे और वो स्क्रीन पर दिख जाएगा। तो हमको वो उस सम में हमको कुछ कैलकुलेट करना है या कुछ काम करना है, तो उस सम को मेमोरी वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लिख देंगे मेम बैर लिस्ट, करके दिखाएंगे। मेम बैर लिस्ट या एरे, दोनों में से कोई एक। ठीक है, यस सर। एक्सप्रेशन लिस्ट क्या है? स्पेसिफाई वन और मोर फील्ड और फील्ड एक्सप्रेशन, we if we omit the field expression list, all numeric field are total. Scope, all next. For expression 1 specifies that only the record for which logical condition xpr1 evaluates to true are included in the total। for clause में यही होता है, जो एक्सप्रेशन देते हैं उस एक्सप्रेशन को हर रिकॉर्ड के लिए इवेलुएट किया जाता है। अगर वो रिकॉर्ड वो एक्सप्रेशन उस रिकॉर्ड के लिए ट्रू रिटर्न करता है, तो उस रिकॉर्ड को हम लोग अपने रिजल्ट में सम्मिलित करेंगे, अदरवाइज उसको रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक डेटाबेस है यूज ईएमपी, हम लिखते हैं यूज ईएमपी, फिर लिखते हैं सम। तो सम लिखेंगे तो सारा का सारा टोटल कर देगा, तो भी होगा न्यूमेरिक जितना सब जोड़ देगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे एक्सप्रेशन लगा देते हैं, ये वाली एक्सपीआर लिस्ट, ये एक्सपीआर लिस्ट क्या हुआ? बेसिक कॉमा टीए कॉमा डीए। इसमें क्या होगा कि सबको नहीं जोड़ेगा,
ये सिर्फ एक्सप्रेशन में दिए गए, एक्सप्रेशन लिस्ट में दिए गए फील्ड का ही टोटल करेगा। तो रिकॉर्ड नंबर 1 से लेकर रिकॉर्ड नंबर 100 सारे बेसिक को जोड़ के एक फाइनल बेसिक बना देगा, सारे ऊपर से नीचे टीए को जोड़ देगा, सारा डीए को जोड़ देगा। समझे कि नहीं समझे बताओ? Yes, sir. यस सर। ठीक है। अब हम ये कह रहे थे कि जोड़ के दिखा देगा वहां पे। अगर हमको उसी टोटल को कुछ प्रोसेस करना था, वो डेटा हमको चाहिए था मेरे पास, तो हम क्या लिखेंगे? टू सर टू मेमोरी वेरिएबल का name. नाम, बेसिक टीए डीए, 3 टोटल कर रहे हैं हम लोग, सारा बेसिक, सारा टीए और सारा डीए, तो 3 वेरिएबल भी चाहिए। बेसिक टीए डीए टू टोट बेसिक, टोट टीए एंड टोट डीए, तो सारा बेसिक इसमें आ जाएगा, इसमें आ जाएगा। अब हमको इसमें डेटा मिल गया। अब क्वेश्चन मार्क करके टोट बेसिक लिखो या टोटल बेसिक का कंपेयर करके निकालो या उसको किसी और डेटाबेस में इंसर्ट करा दो। ठीक है। Yes, sir. इसी में हम लोग फॉर क्लॉज लिख रहे हैं। यहाँ पे तो सब काम कर दिए। यह वाला कमांड जो 3 नंबर जो एग्जांपल था वही एग्जांपल यहाँ रखे हैं, लेकिन यहाँ पे फॉर क्लॉज जोड़े, फॉर सिटी बराबर पटना। पटना। पटना सिटी में जितने लोग रहते हैं उन्हीं का बेसिक टीए डीए तो जोड़ना है, और जोड़ने के बाद बेसिक को, टोटल बेसिक को टोट बेसिक में, टीए और डीए को टोट टीए और टोट डीए में रख देना है। ठीक है। अगर मान लो कि हम ज्यादा अगर होता, मान लो कि टोट टीए है तब ना 3 को बना दिए, अगर 10 ठो फील्ड रहता तो 10 वेरिएबल देना पड़ता ना हमको, तो हम यस सर। तो वेरिएबल ना देके हम Yes, एरे sir. यूज कर देंगे। सम बेसिक टीए डीए टू एरे ईएमपी टोट, तो इसके फर्स्ट इंडेक्स पे बेसिक का टोटल, इसके सेकंड इंडेक्स पे टीए का टोटल, थर्ड इंडेक्स पे डीए का टोटल। क्लियर है? 10 फील्ड यस होता सर। तो टोटल 10 इंडेक्स बन जाता और 10 इंडेक्स पे वहां स्टोर हो जाता। हमको 10 अलग अलग वेरिएबल नहीं देना पड़ेगा। ठीक है। सम बेसिक कॉमा टीए नेक्स्ट 5, ये हमारा स्कोप है। जब हम जहाँ पे रिकॉर्ड पॉइंटर है वहां से अगले 5 रिकॉर्ड के बारे में कह रहे हैं कि बेसिक और टीए को जोड़ दीजिए। ठीक। अब इसके बाद बात करते हैं वाइल क्या होगा। फॉर क्लॉज तो हो गया, फॉर क्लॉज के बाद वाइल क्लॉज भी था हमारा। ठीक है। तो वाइल क्लॉज जो है, टू यूज वाइल वी नीड टू इंडेक्स्ड ऑन द फील्ड ऑन विच वाइल एक्सप्रेशन इज नीडेड। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो हमको सिटी के आधार पे, वहां सिटी वाला पट्टा किए थे, हमको फॉर सिटी वाला पट्टा जब वाइल सिटी वाला पट्टा लिखना है, तो हमको सिटी पे हमको इंडेक्स करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे? यूज ईएमपी इंडेक्स ऑन सिटी टैग सिटी, तब लिखेंगे सीक पटना, या डायरेक्ट लिखते हैं सम बेसिक टीए डीए वाइल सिटी बराबर पटना। ठीक है। अगर हम Yes, इंडेक्स sir. नहीं करते हैं, अगर इंडेक्स नहीं करते हैं और वाइल का यूज करते हैं तो हमको एरर मैसेज मिलेगा, योर Yes, डेटाबेस sir. इज नॉट ऑर्डर्ड। इंडेक्स। यस ठीक है। सर। इंडेक्स करेंगे तभी वाइल यूज कर पाएंगे, क्योंकि वाइल हमारा इंडेक्स सीक्वेंशियल को यूज करता है, जबकि फॉर हमारा सीक्वेंशियल एक्सेस यूज करता है अगर इंडेक्स सीक्वेंशियल नहीं बना हुआ है तो। ठीक है। यस सर। अब यहाँ देखो, अब यहाँ सिटी बराबर पटना था तो कर लिए। अब हमको बेसिक पे वाइल यूज करना है, तो बेसिक पे वाइल यूज करना है तो हमको बेसिक पे इंडेक्स होना चाहिए, तभी हम यहाँ वाइल बेसिक काम करेगा। ठीक है। तो हम लोग क्या किए हैं, यस इंडेक्स सर। ऑन बेसिक टैग बेसिक सेट ऑर्डर टू बेसिक, और हम यहाँ पे चले आए कि दी बेसिक वाइल बेसिक ग्रेटर देन इक्वल टू 10,000। सर सी कमांड का सर यूज डायरेक्ट नहीं ना किया जाता है? क्यों? सर वेरिएबल को फाइंड आउट करता है ना? ऐसा नहीं है कि सिर्फ वेरिएबल को ही करेगा, डायरेक्ट भी करेगा, डायरेक्ट भी करेगा। यस सर। फाइंड के साथ वो था कि वो वेरिएबल नहीं यूज करता था, Find- डायरेक्ट यूज करता था।
डायरेक्ट यूज करता था फाइंड कमांड। ऐसा एवरेज जैसा सम था ठीक वैसे एवरेज है। एवरेज लिखोगे तो सारे फील्ड के सबको जोड़ देगा और नंबर ऑफ रिकॉर्ड से भाग दे देगा, एवरेज निकाल देगा, है ना। एवरेज कमांड है, एक्सप्रेशन लिस्ट है, जैसे एवरेज बेसिक कॉमा टी ए कॉमा डी ए। स्कोप भी है, फॉर क्लॉज है, व्हाइल क्लॉज है, मेमोरी लिस्ट है या अरे है, बिल्कुल वैसे ही है। अंतर सिर्फ इतना है कि वो जोड़ रहा था, ये एवरेज निकाल रहा है। ठीक है, क्लियर है। यस सर। ये है काउंट। काउंट क्या करेगा कि वो गिनेगा, वो काउंट करेगा। दिस कमांड काउंट द नंबर ऑफ रिकॉर्ड within scope of the record for which the for and the while condition are true. If set delete off, अगर set delete off कर देते हैं, then record marked for the deletion also count. Normally जो रिकॉर्ड डिलीशन के लिए मार्क किया जा चुका है वो काउंट में नहीं आता है, वो उसको काउंट नहीं किया जाता है। अगर उसको काउंट करना है तो हम लोग क्या करते हैं, सेट डिलीट ऑफ, सेट डिलीट ऑफ कमांड यूज करते हैं। अगर ऑफ कर देते हैं तो जो मार्क रिकॉर्ड है वो भी काउंट हो जाएगा। फिर वही है सर वो काउंट है। मार्क, हाँ, वो सर जो मार्क होगा वो तो रहेगा ना। वो तो डेटाबेस में है, लेकिन यस सर। उसको हम मार्क कर चुके नो हैं सर, सर जो डिलीट डिलीट करने करने के लिए मार्क किए हैं वो तो हट जाएगा ना। कैसे हटेगा, जब तक हम रिकॉल नहीं करेंगे तब तक कैसे हटेगा। सर ऑफ करने के बाद काउंट करेंगे तो उसके बाद सिर्फ काउंट ही होगा, मार्क रहेगा ना। हाँ, मार्क रहेगा। मार्क कैसे हटेगा, हम डिलीट कमांड यूज किए हैं, हम डिलीट किए हुए पॉजिटिव अपने में से थोड़ा हटा देगा। ठीक है, लेकिन काउंट कमांड जो है वो अगर सेट डिलीट ऑफ कर देते हो तो तुम्हारा डिलीटेड वाला को भी काउंट करेगा उस एक्सप्रेशन में। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, काउंट नेक्स्ट 5, जहां पे रिकॉर्ड पॉइंटर नेक्स्ट 5 काउंट करना है अगर बेसिक एक इधर जाता है तो। ठीक है, इसमें 10 रिकॉर्ड, 5 नेक्स्ट 5 है तो 5 ही रिकॉर्ड आएगा। उस 5 रिकॉर्ड में 2 डिलीटेड था। अगर सेट डिलीट ऑन रहता तो हमको सिर्फ 3 रिकॉर्ड मिलता, सिर्फ 3 रिकॉर्ड मिलता। वो 2 जो मार्क था उसको वो काउंट नहीं करता। अगर सेट डिलीट ऑफ कर देते हैं तो वो 2 रिकॉर्ड भी काउंट हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेट, ये बहुत जबरदस्त कमांड है और ये कैलकुलेट अपने आप में ग्रुप ऑफ कमांड है। ये अपने आप में ग्रुप ऑफ कमांड है। तो कैलकुलेट का यूज जो हम करते हैं वैसा ही करते हैं कि इट परफॉर्म्स फाइनेंशियल एंड स्टैटिस्टिकल ऑपरेशन ऑन फील्ड इन अ टेबल और एन एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग फील्ड्स। इट इज ए मल्टीपर्पज कमांड। कैलकुलेट ई एक्सप्रेशन लिस्ट स्कोप फॉर वाइल वेरिएबल लिस्ट एरे एरे नेम नो ऑप्टिमाइज। यहाँ इसमें पूरा का पूरा सिंटेक्स में ई एक्सप्रेशन लिस्ट को छोड़ दो अगर, तो स्कोप नया नहीं है, फॉर एक्सप्रेशन 1 नहीं नया है, वाइल एक्सप्रेशन नया नहीं है, तो वेरिएबल लिस्ट नया नहीं है और वेरिएबल लिस्ट या एरे दोनों नया नहीं है। नो ऑप्टिमाइज, नो ऑप्टिमाइज के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो कैलकुलेट करता क्या है। कैलकुलेट के साथ बहुत सारा कमांड है। देखो ई एक्सप्रेशन लिस्ट जो है, ई एक्सप्रेशन लिस्ट स्पेसिफाई द एक्सप्रेशन दैट कैन कंटेन एनी कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। एबीजी दैट इज द एवरेज। ये एवरेज हम जो वहां एवरेज निकाल रहे थे वो एवरेज था डेटाबेस के रिकॉर्ड का एवरेज। ठीक है, यहाँ पे एवरेज जो निकलेगा वो निकलेगा जो हम नंबर देंगे उसका। ठीक है, तो ये जितना कमांड देख रहे हो सब कैलकुलेट के साथ यूज होगा। कैलकुलेट एवीजी ब्रैकेट में एक्सप्रेशन जिसका एवरेज निकालना है, कैलकुलेट सीएनटी रिकॉर्ड काउंट करने के लिए, कैलकुलेट मैक्स मैक्सिमम वैल्यू के लिए। ऐसा करके हम लोग इस कमांड का यूज करते हैं। ठीक है, मिनिमम हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया, और यहाँ पे जो आया मेरा एनपीवी, एनपीवी ये है नेट प्रेजेंट वैल्यू, ये है नेट प्रेजेंट वैल्यू। एनपीवी कंप्यूट्स द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द सीरीज ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो डिस्काउंटेड एट द कांस्टेंट पीरियोडिक इंटरेस्ट। ये हमारा अकाउंटिंग से रिलेटेड है। इसमें हम इसको बोलते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू
अगर हम इसके बारे में बताएं तुमको, तो ये अगर हम एक सीरीज लगातार अगर हम कैश फ्लो करते हैं, कैश खर्चा कर रहे हैं किसी एक डिस्काउंट रेट पे, रेट ऑफ डिस्काउंट पे, तो हमको एक पीरियड के बाद कितना इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, तो इसमें 3 एक्सप्रेशन जाएगा, एक्सप्रेशन 1, 2 एंड 3। 3 वाला ऑप्शनल है। एक्सप्रेशन 1 जो है, स्पेसिफाई द इंटरेस्ट रेट एक्सप्रेस्ड एज द डेसिमल, दैट इज इंटरेस्ट रेट बटा 100। ई एक्सप्रेशन 2 जो है वो फील्ड है, रिप्रेजेंटिंग अ सीरीज ऑफ कैश फ्लो। एंड ई एक्सप्रेशन 3 स्पेसिफाई एन ऑप्शनल इनिशियल इन्वेस्टमेंट एंड इट इज नेगेटिव, इट इज इन नेगेटिव। ठीक है, ये एक्चुअली हम लोग यूज करते हैं कब, जब मान लो कोई बिजनेस करना हो और बिजनेस में क्या इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं, कितना पैसा लगा रहे हैं, उसमें हम ये बात करते हैं, एनपीवी निकालते हैं, नेट प्रेजेंट वैल्यू हम लोग उसमें निकालते हैं। एकदम कोर अकाउंटिंग का काम है। अगर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर कोई बना रहा होगा तो उसको ये एनपीवी बहुत काम करेगा। इसके बाद है सम एन एक्सप्रेशन, वेर वेरिएंस, है ना, स्टैंडर्ड डिविएशन, मीन, वेरिएंस, ये सारा का सारा देखो हमारा कैलकुलेट फंक्शन ही है। ठीक है, नोट लिस्ट ई एक्सप्रेशन लिस्ट आर सेपरेटेड बाय कॉमास। These functions are specific to the calculate command. They are not same to similar name independent functions. For example, calculate mean b is not the same as mean b. ठीक है, mean b जो था वो फंक्शन था और ये कमांड है। कोई दिक्कत? नो सर। एनवीपी को एक एग्जांपल से समझा देते। इसको एनवीपी, एनपीवी मतलब हो गया नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू, अगर मान लो कि हमको ऐसा कुछ बिजनेस करना है जिसमें हम मान लो कि हम ओला जैसा कुछ काम करना चाहते हैं, तो हमको कितना इन्वेस्ट करना है और उतना इन्वेस्ट करेंगे तो हम कितना हर महीने चाहते हैं उसे। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, तो एक बार हमको खुद से करना पड़ेगा, तब हम तुमको बताएंगे। फिलहाल तुम ऐसा समझो कि मान लो हमको कोई बिजनेस शुरू करना है, वो बिजनेस में कुछ इन्वेस्टमेंट होने वाला है और इन्वेस्टमेंट में हम हर महीने कितना अपने लिए उसका फायदा सोच रहे हैं, वो इन्वेस्टमेंट का कितना % होगा, उसके आधार पे निकाला जाता है कि वो बिजनेस हमारा वो फिजिबल है कि नहीं है। वो कहीं पे देखे थे, अच्छा वो फिजिबल है कि नहीं है, हम एग्जैक्ट एकदम स्टोरी बना के और कंप्लीट डेटा के साथ तुमको हम बता देंगे इसको। ठीक है, कि हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, इतना पूंजी लगाएंगे, इतना हम रिटर्न चाहिए और इतना महीने तक हम पूंजी लगाते हैं, तो कैसे एनपीवी कैलकुलेट करेंगे हम। ठीक है, ठीक है। एकदम ये एक्चुअली एकदम अकाउंटिंग वाला है काम, इसलिए जानते तो थे लेकिन दिमाग से निकल गया। ओके, तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे, कैलकुलेट हो गया। ये है मेरा फ्यूचर वैल्यू। Future value, if we find the future value of a series of fixed amounts at a fixed compound interest, it can be defined as the worth of cash at a particular date in the future. अगर कोई अमाउंट है मेरे पास, कोई मेरा पैसा है मेरे पास, उस पैसा का एक खास रेट ऑफ इंटरेस्ट से इतने दिन के बाद, उस टाइम खत्म होने के ड्यूरेशन के बाद हमको इसका वैल्यू कितना रहेगा। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं हम लोग। सपोज 100 रुपया हम हर महीने डिपॉजिट करते हैं 12 महीने में। इफ 100 रुपीज इज डिपॉजिटेड एवरी मंथ फॉर 12 मंथ एट 10% एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट, कितना इंटरेस्ट आएगा सर वो बताएगा ना ये। then at the end of the period the amount will be if we amount comma interest comma period, ये आएगा 1256 रुपया 56 पैसा। रिकरिंग डिपॉजिट सुनने हो कि नहीं तुम लोग, क्या होता है पता है? यस सर। ठीक है, तो अगर मान लो हम 100 रुपया अगर हम हर महीने जमा करते हैं 12 महीने पे,
टोटल कितना जमा किए? 1200 रुपये जमा किए ना? यस सर। ठीक, इस पैसे का हमको जानना है कि ये पैसा का फ्यूचर में वैल्यू 12 महीने के बाद 10% एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट से फ्यूचर वैल्यू क्या होगा? तो ये हमारा एफबी है, फ्यूचर वैल्यू। ठीक है। ठीक इसी के अपोजिट एक प्रेजेंट वैल्यू भी होता है। प्रेजेंट वैल्यू फंक्शन रिटर्न द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन इन्वेस्टमेंट। फॉर एग्जाम्पल, if rupees 100 is deposit every month for the 12 month at the 10% annual interest, then present value of the amount that will be get at the end of the period is PV, amount, rate and period। ये हुआ 1137 रुपया 45 पैसा। इसको ऐसे समझते हैं, शॉर्टकट तरीके से समझते हैं। फ्यूचर वैल्यू क्या हुआ कि हम 100 रुपया 12 महीने तक जमा किए तो हमको वो मिला 1256 रुपया 56 पैसा। ये फ्यूचर वैल्यू है। इसी फ्यूचर वैल्यू का प्रेजेंट वैल्यू निकालना चाहे तो कैसे निकलेगा? मतलब ये तो रिकरिंग से मिला है हमको, अगर यस सर। वो कौन सा अमाउंट होगा जो हम जमा कर दें और 12 महीने बाद हमको फाइनल ये मिल जाए, फिक्स डिपॉजिट। समझ में आ रही है बात? 1256 रुपया 56 पैसा 12 महीने बाद न मिला, यस सर। फ्यूचर वैल्यू हो गया। उस फ्यूचर Yes, sir. वैल्यू का आज के डेट में क्या वैल्यू है, उस फ्यूचर वैल्यू का, फ्यूचर अमाउंट का आज के डेट में क्या वैल्यू है, तो हम उसको ऐसे समझेंगे कि आज कितना पैसा हम जमा कर दें एक साल के लिए कि 12 महीने बाद हमको 1256 मिल जाए। आज अगर हम 1000 रुपया जमा करते हैं, एफडी करते हैं 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे या कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, और हमको 12 महीने बाद वो 1256 रुपया दे देता है, तो मतलब 1256 रुपया 56 पैसा का प्रेजेंट वैल्यू हमारा 1000 रुपया है। यस Yes, सर। sir. ठीक है। तो प्रेजेंट वैल्यू हम लोग निकालते हैं ऐसे, इसमें आता है 1137 रुपया 45 पैसा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1137 रुपया 45 पैसा अगर हम आज जमा करेंगे तो 12 महीने बाद वो 1256 रुपया 56 पैसा हो जाएगा। इसीलिए कि देखो यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट, पैसा वैसा सब एक ही बराबर है, इसीलिए हम लोग इसको उससे डायरेक्टली रिलेट कर पा रहे हैं। ठीक है। इतना ही है हमारा मैथमेटिकल कमांड में। इसके बाद मल्टीपल डेटाबेस शुरू हुआ था। ठीक है सर, आज इसी का प्रैक्टिकल कर लेते हैं। हम तुम लोग को पीडीएफ भेजे, प्रैक्टिकल कर लेना। समझे कुछ डिफिकल्ट हो, कुछ पेचीदा हो, एनपीवी का हम करके दिखा देंगे। हमने कैलकुलेट लिखोगे, sir. मीन लिखोगे, 2 नंबर दोगे, मिनिमम निकालेगा, हम क्या करें? करके ट्राई करके Yes, देखना, sir. नहीं करोगे तो हम करा देंगे। ओके सर। जैसे मल्टीपल डेटाबेस है, इसमें कुछ कम्प्लेक्स रिलेशन है, ये सब करके हम दिखा देंगे। वो भी दिखा देंगे, लेकिन एक बार तुम खुद से भी ट्राई कर लो। ठीक है, हम नहीं Yes, sir. सिखाएंगे ऐसा नहीं बोल रहे, लेकिन एक बार तुम खुद से ट्राई करके देखो। ठीक है। तो मल्टीपल डेटाबेस में हम लोग कुछ पढ़े थे कि जैसे इंट्रोडक्शन ही हुआ था? क्या सर? मल्टीपल डेटाबेस में सिर्फ हम लोग पढ़े थे या कुछ मतलब इंट्रोडक्शन वाले कुछ पढ़ाई हुआ था मल्टीपल डेटाबेस में? सर हुआ था सर, सेलेक्ट का यूज होना, और Okay. सर जैसे हम समझ एक गए। फाइल के अंदर एक और फाइल खोलना। तो हम लोग यहाँ इनका तक use देख लिए थे, करते हैं। रिडंडेंसी, कंसिस्टेंसी, ये सब हमको समझ में आ गया था। और हम लोग बात करेंगे अब सीधे दिख रहा है? यस Yes, सर। sir. यस सर। ठीक है, ये सब हम लोग देख लिए थे कैसे वर्क एरिया हम लोग खोलते हैं। और वर्क एरिया जब खुलेगा तो सिलेक्ट ए में है तो यूज एम्प्लॉय, सिलेक्ट बी में डिपॉजिट, और लिस्ट करेंगे तो हम करंट जो वर्क एरिया है जो कि सिलेक्ट बी है उसमें जो खुला हुआ डेटा है, फाइल है, उसी को लिस्ट करेगा। अगर दूसरे एरिया के फाइल का कुछ देखना है तो हमको एलियस देना पड़ेगा, उसका जो वर्क एरिया है वो, या फिर डेटाबेस का नाम
एरो लिख के फील्ड नेम लिखेंगे तो हमको वो हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं वैसे। ठीक है, क्योंकि अभी हमारा सेलेक्ट बी है, डिपॉजिट खुला हुआ है, लेकिन फिर भी हम अगर ए डैश ये एरो नेम लिखते हैं तो हमारा नेम दिख जाता है। ठीक है, यस सर। अब ये देखो कि हम लोग सिलेक्ट वन यूज ईएमटी ऐसा करते थे। एक और तरीका है, जो हमको अगर एक से ज़्यादा डेटाबेस खोलना है तो हम शॉर्टकट तरीके से खोल सकते हैं। लिखते हैं वी कैन डायरेक्टली स्पेसिफाई द वर्क एरिया विथ यूज कमांड। यूज ईएमपी इन टू, यूज ईएमपी इन टू। इसका मतलब क्या हुआ, ईएमपी डेटाबेस खुलेगा वर्क एरिया 2 में। ठीक है, वर्क एरिया 2 में हमारा ये खुल जाएगा। ईएमपी डेटाबेस खुलेगा। हाँ, वर्क एरिया 2 में। एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका है हम लिखते हैं यूज ईएमपी इन 0। हम लोग पढ़े थे कि वर्क एरिया हमारा 1 से शुरू होता है और 25 तक जाता है। टोटल 25 है, सबसे लोएस्ट है 1, तो फिर 0 का क्या मतलब है। जीरो लिखने का मतलब होता है इट विल ओपन ईएमपी डीबीएफ इन लोएस्ट अवेलेबल वर्क एरिया। मान लो कम से कम वर्क एरिया होगा। नहीं, हाँ, लोएस्ट करने का मतलब मान लो सारा वर्क एरिया खाली है, ये वर्क एरिया 1 में खोलेगा, सबसे लोएस्ट वही है। मान लो 1 भरा हुआ है और 2 से 25 खाली है, तो ये 2 में खोल देगा। ठीक है, 1 से 5 भरा हुआ है तो ये छठा में खोलेगा। जो लोएस्ट अवेलेबल वर्क एरिया जो होगा इसी में वो खोलेगा। यहाँ पे देखो सिलेक्ट वन यूज कस्टमर, तो 1 वाला जो है मेमोरी एरिया वो तो ऑक्युपाइड है, तो लिखते हैं यूज ईएमपी इन 0, तो किस में खुलेगा, 1 में। 1 में कस्टमर खुला हुआ है, ध्यान दो 1 में कस्टमर खुला हुआ है, ईएमपी 1 में कैसे खुलेगा, तो 2 में खुलेगा। किसमें खुलेगा, 2 में सर। 2 में खुलेगा। हाँ, मिनिमम पॉसिबल जो एरिया होगा वही, तो 1 तो भर गया तो मिनिमम पॉसिबल 2। यस सर। यस सर, ओके, 2 में खुलेगा। ये 2 तरीका। तीसरा तरीका भी है, यूज ईएमपी इन सेलेक्ट ब्रैकेट में 1। ठीक है, ये करने से क्या होगा, यहाँ पे 0 करने से हुआ था कि लोएस्ट वर्क एरिया में खुल रहा था, और सिलेक्ट 1 रखेंगे तो हाईएस्ट वर्क एरिया में खुलेगा। ठीक है, पहला बार अगर ये कमांड यूज करते हैं तो 25वें में खुल देगा, दूसरी बार खोलेंगे तो हमको जो हाईएस्ट जो रहेगा वो 24th रहेगा वर्क स्टेशन मेमोरी एरिया, तो वहां खोल देगा। ठीक है, सर इसमें सेलेक्ट यूज करना ही पड़ेगा। इसमें ना सिलेक्ट ब्रैकेट में 1। यस सर। हाँ, ये पर्टिकुलर कमांड है हाईएस्ट वर्क एरिया में खोलने के लिए। अब हम लोग बात करेंगे कि इतना जो हम लोग पढ़े, क्यों पढ़े, क्या फायदा था। तो 2 डेटाबेस, दोनों रिडंडेंट डेटा, दोनों को हम लोग एक रिडंडेंट डेटाबेस को बांटे थे 2 फाइल में। उन दोनों फाइल के बीच में हमको रिलेशन एस्टेब्लिश कराना है ताकि हम लोग कंबाइंड रूप से डेटा देख सकें। ठीक है, अकाउंट नंबर मेरा इस फाइल में रहेगा, ट्रांजेक्शन मेरा उस फाइल में रहेगा, दोनों को मिला के देखना है। To minimize redundancy, we have divided a database into 2 databases. First one is said master file, and second one is said ट्रांजिशन फाइल। transaction file. Okay, and both databases have one key field in common. And transaction file have transaction detail only, and master detail is saved in the master file. Therefore, to list all the information, we have to list a record from the transaction file as well as master file. हम करके दिखाएंगे, सब समझ में आ जाएगा। For example, a employee detail is kept in the employee master file and his deposit information is kept in the transaction file. We want to view employee detail
with his all deposit information. ऐसा कैसे कर सकते हैं? ऐसा करने के लिए हमको दोनों डेटाबेस के बीच में एक रिलेशन, एक एसोसिएशन, एक लिंक क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, to do this we need to link both database. That is, we have to establish a relation between both the database files. Both the database file. कमांड क्या है इस रिलेशन बनाने का? तो सेट रिलेशन टू कमांड है, सेट रिलेशन टू। ओके, क्या है सेट रिलेशन? सेट रिलेशन एस्टैब्लिश अ रिलेशनशिप between two open DBF. Before we establish a relationship, one DBF, the parent file, must be open in the current work area, and the other file, that is the child file, must be open in the another work area. Then we can use set relation to create the relationship. हम लोग क्या कर रहे हैं, दो फाइल है, दो फाइल में एक फाइल है जिसके आधार पे हम डेटा देखना चाहेंगे और दूसरे फाइल का डेटा देखेंगे। तो जिसके आधार पे देखना चाहेंगे उसको पेरेंट फाइल बोल रहे हैं, और जिसका डेटा देखना चाहेंगे एक के आधार पर दूसरे का, तो उसको हम बोल रहे हैं चाइल्ड फाइल। पहला बात। दूसरा बात, पेरेंट और चाइल्ड दोनों खुलना पड़ेगा हमको, दोनों अलग अलग एरिया में खुलना पड़ेगा, और हमको कमांड भी एग्जीक्यूट कराना पड़ेगा। तो सिंपल सा कहा यह जा रहा है कि जिस एरिया में पेरेंट फाइल खुलेगा आपको सारा काम उसी एरिया से परफॉर्म करना है। जिस एरिया में चाइल्ड फाइल खुलेगा उस एरिया में जाके आपको कमांड नहीं एग्जीक्यूट करना है। कमांड पेरेंट से ही, पेरेंट वाले वर्क एरिया से एग्जीक्यूट होगा, करेंट वर्क एरिया से। ठीक है, तो हमारा लिखते हैं सेट रिलेशन टू एक्सप्रेशन 1 इंटू एक्सप्रेशन 1 n1 exp, इसका ये एलियस है, फिर ये दूसरा रिलेशन का हो गया, एडिटिव हो गया। मेन जो हमारा कमांड है वो है सेट रिलेशन टू expr1 इंटू expn1। ठीक है, और एक से ज्यादा रिलेशन के लिए हम लोग कॉमा देके फिर दो सेम टू सेम यही वाला चीज दूसरा लिख दिए, तीसरा लिख दिए, तो हर तरह का कमांड, हर तरह का रिलेशन एस्टेब्लिश हो जाएगा मेरा। तो हम लोग को समझना है कि सेट रिलेशन टू expr1 इंटू expn1, ये समझना है कैसे काम कर रहे हैं। After the relationship is created, moving the record pointer in the parent DBF moves the record pointer to the corresponding record in the child DBF. दो फाइल खोले हैं, इसमें अगर हम कर्सर ऊपर नीचे करते हैं, ठीक है, तो हमको इस फाइल में भी कर्सर ऊपर नीचे होता दिखेगा। ठीक है, मान लो हम लिखते हैं रिकॉर्ड नंबर 1, रोल नंबर 1, हम रोल नंबर 1 पे गए, कर्सर देखे और ये लाइब्रेरी खुला हुआ है, तो रोल नंबर 1 कौन कौन सा किताब लिया वो दिख जाए। जैसे ही रोल नंबर 2 पे आएंगे तो वो कौन कौन सा किताब लिया वो दिख जाएगा। ठीक है, और सेकंड टेबल डिपॉजिट और डीबीएफ कंटेन ऑल डिपॉजिट इंफॉर्मेशन। इट टू हैज अ फील्ड फॉर द एम्प्लॉय आईडी along with all डिपॉजिट में। ठीक है, तो expr1 क्या है? Specify the relation expression that creates a relationship between the parent and the child table. The relation expression usually the indexed field name of the child table. हम लोग बात किए थे कि नहीं किए थे कि दोनों टेबल के बीच में अगर रिलेशन एस्टैब्लिश होगा तो एक कॉमन फील्ड होना आवश्यक है। जैसा किए थे बात सर, किए थे, एक कॉमन फील्ड होना आवश्यक है। तो चाइल्ड फाइल का उस कॉमन फील्ड पे इंडेक्स करना पड़ेगा। चाइल्ड फाइल को उस कॉमन फील्ड पे इंडेक्स करना पड़ेगा, और हमारा जो expr1 है वही इंडेक्स फाइल का नाम है, फील्ड का नाम है। ठीक है, इनटू expn1, ये हमारा या तो वर्क एरिया होगा जिसमें चाइल्ड फाइल खुलेगा, या तो उस डेटाबेस का नाम होगा जहां पे जो चाइल्ड फाइल का डेटाबेस है। ठीक है, और वही चीज आगे भी बढ़ता चला जाएगा एक से ज्यादा रिलेशन के लिए। एक रिलेशन तो बन गया ये वाला, ठीक है, इनटू n1 टू c1, ये pr2 टू n2, ये ऐसा करके बनता जाएगा। ठीक है,
एडिटिव। फॉक्सट्रो में सेट रिलेशन के साथ एक प्रॉब्लम यह है कि अगर एक रिलेशन वीडियो ऑन करो जी सब लोग। क्या है इतना बोलना पड़ता है तुम्हें? नेट खत्म हो जाता है सर। रोहित, चेतन, आयुष, कृष्णा, सबका वीडियो ऑन होना Yes, sir. चाहिए। सूरज, आयुष, ठीक है। हाँ, एडिटिव के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। एडिटिव जो है कि फॉक्सट्रो क्या करता है कि एक लिंक क्रिएट हुआ, एक रिलेशन एस्टैब्लिश हुआ, और जैसे ही दूसरा रिलेशन एस्टैब्लिश होता है तो पहला वाला रिलेशन जो है वो ब्रेक हो जाता है, वो डिसॉल्व कर जाता है। अगर हमको पहला वाला रिलेशन रखना है, तो पहला वाला रिलेशन को रखते हुए दूसरा रिलेशन बनाना है, तो हम लास्ट में एडिटिव यूज करते हैं। Include additive to preserve our existing relationship in the current work area and create the specified relationship. If edited is not included, any relationship in the current work area are broken and a specified relationship is created. ठीक है? The following example opened EMP DBF, the first work area, the deposit DBF. Set order used to specify the order of the deposit. The first work area selected again. हम लोग कमांड देखते हैं डायरेक्टली, है ना, उसी के बारे में लिखा हुआ है, यहाँ समझाते हैं तुमको। दो डेटाबेस है मेरे पास, एक है ईएमपी और दूसरा है डिपॉजिट। ईएमपी में सारे एम्प्लॉय का लिस्ट है और सारे एम्प्लॉय ने पैसा जमा किया, जो जिसको हम ट्रांजेक्शन बोल रहे हैं, उसका सारा डिटेल डिपॉजिट में, सारा डिपॉजिट में। अगर ये काम अगर एक फाइल में होता तो हर डिपॉजिट पे एम्प्लॉय का आईडी, नेम और एड्रेस बराबर रिपीट होता, तो हम लोगों ने काट के अलग कर दिया, इसको काट के इसको अलग कर दिया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि अगर एम्प्लॉय जो है हमारा, एम्प्लॉय हमारा मास्टर फाइल है और या बोलो पेरेंट फाइल है और डिपॉजिट हमारा चाइल्ड फाइल है, चाइल्ड फाइल है, तो हमको सबसे पहले हम गए वन एरिया में ईएमपी खोल लिए और एरिया नंबर 2 में डिपॉजिट खोल दिए। अब डिपॉजिट वाले एरिया में आ जाओ, सिलेक्ट डिपॉजिट, सेट ऑर्डर टू टैग ईएमपी आईडी पे इसको इंडेक्स कर दिए, काम खत्म हो गया मेरा। जिस एरिया में चाइल्ड फाइल खुला है उस एरिया में गए और उसको इंडेक्स करके उस टैग को एक्टिवेट कर दिए। अब उस एरिया से चले आइए, आपका काम उस एरिया का हो गया। अब आप आ जाइए एरिया नंबर 1 में जहाँ पेरेंट फाइल है,
अब पेरेंट फाइल में आने के बाद आपको ये कमांड सर लिखना। हाँ, सर इंडेक्स सेट ऑर्डर टू टैग नेम से होता है। सेट ऑर्डर टू टैग नेम, टैग से सर इंडेक्स होता है इसमें। अगर मान लो डिपॉजिट में बहुत सारा हम इंडेक्स बनाए हुए हैं तो हमको ईएमपी पे टैग ऑर्डर सेट करना पड़ेगा ना। यस Yes, सर, अगर sir. मतलब इंडेक्स नहीं पहले से किया बना गया हुआ रहा, होना चाहिए। नहीं बनाया गया रहेगा तो इंडेक्स बनाएंगे हम लोग। अभी जो प्रैक्टिकल करेंगे तो इंडेक्स तो बना हुआ नहीं है, तो हम लोग इंडेक्स Yes, sir. क्रिएट करेंगे। और इंडेक्स क्रिएट Yes. किया हुआ है तो हम उसको ईएमपी आईडी पे, डायरेक्ट ये यूज कर सकते हैं। हाँ ईएमपी आईडी पे हम उसको एक्टिवेट करके ले आएंगे। सर फिर इसमें वहां टैग तो यूज नहीं ना करें, क्यों? टैग का सर सेट ऑर्डर टू डायरेक्ट फाइल नंबर सर, इंडेक्स हाँ सही इंडेक्स बोले, में। सेट ऑर्डर यस टू सर, ईएमपी। टैग वही तो हमको टैग तो चाहिए। इंडेक्स में है। हाँ हाँ। यस सर, टैग इंडेक्स में यूज होता है। सिलेक्ट ईएमपी, सिलेक्ट ईएमपी। यहाँ पे आने के बाद हम लोग ये लिखेंगे सेट रिलेशन टू ईएमपी आईडी, वो फील्ड का नाम जिसको हम लोगों ने कॉमन रखा था और जिसको अब इंडेक्स किया था, इनटू उस फाइल का नाम या उस वर्क एरिया का नाम जहाँ पे चाइल्ड फाइल था। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट फाइल यूज कर रहे हैं, हम यहाँ पे हम इनटू 2 भी लिख सकते थे। ठीक है, तो सेट रिलेशन टू ईएमपी आईडी इनटू डिपॉजिट, काम खत्म, रिलेशन बन गया। रिलेशन बनने के बाद हम यस लिखेंगे सर। सिलेक्ट डिपॉजिट, सिलेक्ट डिपॉजिट। तो हम लोग अब आ गए वर्क एरिया 2 में, और उसके बाद हम लिखते हैं ब्राउज नो वेट। नो वेट कहने का मतलब होता है कि ब्राउज करने के बाद अगर सिर्फ ब्राउज करते हैं तो आगे का चीज ब्राउज विंडो बंद होने के बाद ही एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, तो ब्राउज नो वेट करने का मतलब ये है कि ब्राउज खुल जाएगा और अब ब्राउज विंडो के वेट को बंद होने का वेट नहीं करेगा, आगे जो काम करना है आप करा सकते हैं। तो ब्राउज नो वेट, फिर सिलेक्ट ईएमपी जाइए, उसको भी ब्राउज कर लीजिए नो वेट। तो 2 ब्राउज विंडो आपको मिलेगा, एक ब्राउज विंडो मिलेगा डिपॉजिट का, एक ब्राउज विंडो मिलेगा ईएमपी का। ठीक है, अब ईएमपी में जो रिलेशन क्रिएट हुआ है, अगर हम ईएमपी में ऊपर नीचे हम कर्सर करेंगे तो उसका रिलेटेड डेटा हमको डिपॉजिट में दिखेगा। ठीक है, दूसरा यस तरीका सर। है, दूसरा तरीका ये है कि हम लिखते हैं लिस्ट फील्ड ईएमपी एनो नेम एड्रेस। हम कहाँ से लिख रहे हैं? वर्क एरिया 1 से लिख रहे हैं, और हम वर्क एरिया बी का भी कुछ इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं, तो लिखते हैं बी एरो डेट एंड अमाउंट। ये हमको एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन देगा जिसमें से कि पहला 3 जो फील्ड है वो डेटाबेस ईएमपी का है, वर्क एरिया 1 का, और नेक्स्ट 2 जो है वो डिपॉजिट का है, वर्क एरिया बी का है। सेम वही ये काम हम आसान तरीका है। हाँ, ये जो लिस्ट है वही यहाँ पे ब्राउज के रूप में देखें हम लोग। ठीक है, तो ये हम लोग, ये हो गया सिंगल रिलेशन। इसके बाद हम लोग डबल रिलेशन भी पढ़ेंगे, तो सिंगल रिलेशन एक बार हम तुमको करके दिखा देते हैं तो और समझ में आ जाएगा थोड़ा सा। बॉक्स खोल देना दीजिए, दिख रहा है? नो सर। Screen is not visible, sir. We're not sharing screen. ओके, एक मिनट। अब दिख रहा है? Yes, sir. यस सर। दिख रहा है।
तो देखो हम लोगों ने लिखा है DIR, तो हम कल बनाए थे डिपॉजिट भी बनाए थे, ये भी बनाए थे। ठीक है, तो देखो हम दिखाते हैं तुमको। सिलेक्ट वन, यूज EMP लिस्ट। ये है EMP 01, 02, 03, 04। ये 4 एम्प्लॉय हैं जिनका एड्रेस है, इनका फोन नंबर है। ठीक है, अब हम लिखते हैं सिलेक्ट टू, यूज डिपॉजिट। हम इसको भी लिस्ट कर लें तो ये लिस्ट है। E2 का 13/12 को 4000। ठीक है, देखो E2 कौन है? यस धीरज सर। कुमार। E2 है धीरज कुमार। और धीरज कुमार का यहाँ पे धीरज कुमार 12/3/2021 को 4000 जमा किया है, और धीरज कुमार यहाँ भी जमा किया है 16/3 को भी 3000। ठीक है, तो हमको सिर्फ दोनों फाइल के बीच में EMP ID कॉमन है, इसी से हम दोनों को रिलेट कर लेंगे। ठीक है, तो अभी हम डिपॉजिट में हैं, तो इसमें डिपॉजिट में हम लिखते हैं इंडेक्स ऑन EMP ID टैग EMP ID। ओके, आ गया, इंडेक्स काम कर रहा है। ओके, यहाँ तक तो काम हो गया। यहाँ के बाद हम आते वापस सिलेक्ट वन में जाते हैं, EMP में आ गए। यहाँ लिखते हैं हम लोग सेट रिलेशन into EMP ID set relation to EMP ID into deposit। ठीक है, हम लिखते हैं EMP में है ना, अभी लिखते हैं ब्राउज नो वेट। ठीक है, खुल गया। वापस यहाँ आओ, लिखते हैं सेलेक्ट टू ब्राउज नो वेट। दोनों खुल गया, इसको अलग अगल बगल कर देते हैं। ठीक है, अब हम देखो T1 सिलेक्ट करते हैं। T1 E1 का, अब डिपॉजिट में हमको E1 का डेटा मिल रहा है। 20/3 को जमा किया 5 रुपया। और हम EMP फाइल में हम कर्सर नीचे करते हैं, और हमको देखो E2 का 2 डेटा मिलता है, 2 ट्रांजेक्शन मिल रहा है, 12/3 और 16/3 का, 4 और 3। E3 का 1 मिल रहा है 15/3, और E4 का 1 मिल रहा है 21/3 का। ठीक है, तो हमको ये डेटा यहाँ से पूरा का पूरा हमको मिल रहा है, जो डेटा हम इसमें देखना चाहते हैं। समझ में आ रही बात? सर जो डेटा रिकॉर्ड आप दिखा रहे हैं वो आपने पहले से बना के सेव करके रखा हुआ तभी ना शो कर रहा है। बिल्कुल, अभी तुमको दिखाए नहीं, EMP खोल कर दिखाए, डिपॉजिट भी खोल कर दिखाए। दोनों के बीच में हम लोगों ने रिलेशन स्टैब्लिश किया कि अब जब EMP ID हम पहला रिकॉर्ड सेट कर रहे हैं, सिलेक्ट कर रहे हैं पेरेंट फाइल का, तो इसका EMP ID के आधार पे डिपॉजिट के सारे रिकॉर्ड में से सिर्फ वही रिकॉर्ड दिख रहा है जिसका EMP ID कॉमन है। E1 E01 हम सिलेक्ट किए हैं, तो यहाँ भी E01 का डेटा दिखा रहा है। जैसे E02 सिलेक्ट करेंगे तो E02 का डेटा आपको दिखेगा। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। ठीक है, इसी में मान लो हम फिर आते हैं सिलेक्ट वन, यहाँ लिखते हैं लिस्ट फील्ड्स EMP ID नेम, और क्या था, एड्रेस, फोन,
उधर हम चले जाते हैं तो मिलता है डेट एंड हम्म। अमाउंट। हम्म, डेट और अमाउंट चूंकि हमारा दूसरे वर्क एरिया में खुला हुआ है तो हमको बताना पड़ेगा, नहीं तो फॉक्सो इसी डेटाबेस में खुलना चाहेगा तो एरर देगा। ठीक है, तो ये हमको मिला E01 अंकित यादव छपरा के, फोन नंबर इतना, डेट जो है ये है और अमाउंट ये है। ठीक, तो इस तरह से हम बट एक ही बार सर मिल रहा है ना सर? हाँ सर इसमें अमाउंट 2 बार जमा किया गया था, बट सर इसमें 2 नंबर में। नहीं, तो इसमें देखो हम लोग पेरेंट फाइल के आधार पे देख रहे हैं, पेरेंट फाइल में तो एक ही है, यस सर। चाइल्ड पेरेंट फाइल फाइल में में 2 तरह का दिखाएगा। पेरेंट फाइल में एक ही है, उसी के आधार पर रिकॉर्ड हम खोज रहे हैं वहां से, इसीलिए तो मिल रहा है। यहाँ देखते हैं ब्राउज, ब्राउज फील्ड, तो ब्राउज फील्ड अगर हम करते हैं देखो E021 यहाँ दिख गया हमको, हम्म, यहाँ दिख रहा है हमको। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ये दो बेस में, सॉरी 2 डेटाबेस में हम लोग इस तरह का रिलेशन स्टैब्लिश करते हैं और सारा का सारा रिकॉर्ड हमको कंबाइंड रूप से दोनों का देखने मिलता है। सर एक बार सर ये कमांड वाले डायलॉग बॉक्स को बड़ा कीजिएगा सर, नीचे भी। कितना ही है। डन सर। ठीक है, नहीं समझ में आया हो तो कुछ पूछो। सर 95% समझ में आ गया, 5% अब प्रैक्टिकल से होगा, हम कुछ कर। चलो, रोल नंबर 1 2 3 4 5। Present, sir. रोल सर रोल नंबर नंबर 3। रोल नंबर 5। नो सर 3। 3 तो बन गया, उसके बाद कुछ बोला था? 4, sir. 4, यस सर के roll number साथ 4. रोल नंबर भी बोला करो। 3 के बाद बोलो कौन है? 4, sir. 4 5 6 यस सर। 6 सर, 6। 7 8 9 10 11 12 13 Yes, sir. 12. 13 14 15 16 Yes, sir. 17 16. 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Sir, 20. 20 Yes, sir. 28 29 30 31 32 Present, sir. 31. 29 भी है, Yes, sir. 31. जम गया। 33 34 35 36 Yes, sir, 37 36. Yes, sir, 37. 38 39 40 41 42 Present, sir, 41. 40 Present, sir. 42. ओके 43 42, 40 sir. हाँ बन गया। 43 44 45 46 47 48 Yes, sir, 47. 48 49 50 51 52 Yes, sir. 52. 53 54 55 56
57 56 ठीक है 56 57 बन गया। चलो फिर ओके बाय बाय, मिलते हैं अगले क्लास में। बाय सर। थैंक यू सर। Yes, sir. बाय सर, गुड sir. नाइट सर। थैंक यू सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट।